अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एक तरफ माफिया क्वीन वंशिका को बचाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ नैना टक्कर के दिल प्लस सांसों को भी ठीक करने की कोशिश कर रही जा रही थी। बीच में सब परेशान थे, उन दोनों की कंडीशन देखकर हैरान थे। अंदर ऑपरेशन थिएटर में, एम्बुलेंस के अंदर ऑपरेशन थिएटर में, जहां वंशिका के दिल के अंदर जो गोली लगी थी उसे निकालने के लिए सीनियर वंशिका परेशान थी, क्योंकि वो मशीन को देखती, जहां पर मशीन उसके दिल की धड़कन स्लो से स्लो तर बता रहा था कि जो दिल की धड़कन नॉर्मल होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे जा रही थी। जहाँ पर उसके दिल की धड़कन के साथ साथ वहाँ पर जिस तरह बीपी की दिखाई जा रही थी, यहाँ तक कि सांसों की कंडीशन भी वंशिका की ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। वंशिका की सांसें कभी चल रही थी, कभी एक पल के लिए रुक जा रही थी। जिस तरह से इन दोनों की कंडीशन थी, ऐसा लग रहा था एक जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने के दोराहे पर था, दूसरा अपनी ज़िंदगी के लिए जंग कर रही थी। इस तरह की कंडीशन थी वहाँ पर। कंडीशन देखकर सबकी आंखों में एक तरफ तो आंसू थे, दूसरी तरफ ये सोच रहे कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या हो चुका है। वंशिका ने अपना काम तो कर लिया, वंशिका ने पूरी तरह ईमानदारी से उसका जो मकसद था, उसकी जो जीने की वजह थी वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन नैना नैना का क्या, नैना कहाँ से आ गई बीच में? नैना उसकी लाइफ में थी नहीं। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उसकी फैमिली, उसके डैड को इंसाफ दिलाना प्लस उसकी मोम की मौत का बदला। हाँ, उसके डैड का इंसाफ, क्योंकि उसके डैड का नाम लिया गया था हर चीज़ में। उसके डैड का नाम लेकर कार्रवाई की गई थी, गन से लेकर ब्लैकमेल से लेकर स्मगलिंग से लेकर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वंशिका के फादर राजपूत, मिस्टर राजपूत के ऊपर लगी थी, जो मर चुका था, लेकिन उसका नाम लिए कर लोग कारोबार कर रहे थे। उसका, यहाँ तक उसका नहीं, माफिया क्वीन वंशिका का भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा था कि उसके डैड रिटायर हो गए तो उसके डैड ने अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर माफिया क्वीन वंशिका को बिठाया था, जो ये सरासर झूठ थी। उसकी चलते उसकी फैमिली को ख़त्म किया गया सब कुछ, लेकिन दुनिया को तो ये नहीं पता था ना, लोगों को ये नहीं पता था। पुलिस के रिकॉर्ड में ये चीज़ें नहीं थी कि वंशिका राजपूत, राजपूत जो मर चुके, जिसकी फैमिली को मार दिया गया है, वो अब तक जिंदा लोगों की तरह जी रहे थे। जिंदा नाम थे, सिर्फ नाम। इंसान कौन किसी को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ नाम लेकर उसकी कारोबार चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, जिसे माफिया क्वीन वंशिका ने ख़त्म कर दिया। खुद को मैदान में उतार कर, खुद को माफिया क्वीन वंशिका ने अपने बाप की गद्दी पे बिठा के उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जो उसके डैड के नाम पर चलते थे, वो कारोबार सब कुछ। यहाँ तक कि अब उसके डैड की पूरी तरह से दुश्मन भी ख़त्म हो चुके थे, जिन्होंने उसके डैड प्लस उसकी मॉम को टारगेट किया था, मार दिया था। यहाँ तक उसके मॉम के पेट में जो बच्चा पल रहा था उस तक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दुश्मनी ऐसी एक चीज़ है जो दुश्मन की पूरी नस्ल को ख़त्म करके ख़त्म होती है। अगर किसी ने कि पूरे नस्ल को ख़त्म करके ये दुश्मनी ख़त्म कैसे होती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इनमें से कोई भी इंसान बच गया, कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, वो अपना बदला लेने के लिए डेफिनेटली आएगा हर कीमत पे। उसे अगर याद ना हो तब भी एक टाइम ऐसा आएगा जिसे उसे याद आएगा कि हाँ, इसने मेरी फैमिली को ख़त्म किया है। वंशिका के साथ भी यही हुआ था। वंशिका की लगी गोली, वंशिका को इतनी गोलियां लगी थी, एक गोली उसके दिमाग की साइड से भी टच करके निकल गई थी, लेकिन वंशिका बच गई थी। अक्सर वो अपने सर को देखकर एक ही सवाल करती थी, अब ये चीज़ें कौन? वंशिका की बहन सीनियर वंशिका सोच रही थी। एक दफ़ा ऐसा आया था जब वो उसके सामने आके खड़ी होती थी, दी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है।
तो उसकी बहन कहती थी, हाँ पूछो, मेरी बॉडी पर ये निशान है कैसी, और मेरी इस साइड पे जख्म के निशान क्यों है, बालों के नीचे से। तो उसकी बहन उसे बहाना करती थी कि हाँ तुम छोटी थी, तुम इतने साल की थी कि तुम्हें साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, साइकिलिंग करते करते तुम गिर गई थी, गिरने की वजह से तुम्हारी कंडीशन ये थी कि तुम्हारी बॉडी पर कई बहुत सी जगह पर चीज़ें लग चुकी थी और तुम्हारे सर पे भी चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त कम हो चुकी थी। जो तुम्हें याद होना चाहिए वो तुम्हें याद नहीं है। जो चीज़ वंशिका ने सच समझी थी, लेकिन जब आराम आराम से उसे धुंधली धुंधली यादें आने लगी थी, जैसी जैसी चीज़ें याद आने लगी थी वैसी वैसी उसे सब कुछ याद आ गया आराम आराम से। उन चीज़ों को याद करते करते तकरीबन माफिया क्वीन वंशिका कह सकते हो, वंशिका को 2 साल लगे थे। इन 2 सालों में वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो एक नई फैमिली के बीच में एक बेटी बनकर एक बच्चे की तरह उनके साथ रहती थी। उन बच्चों से थी, वंशिका उस चीज़ को भी याद करती है। वो उन बच्चों से थी जैसे कि किसी से ज़्यादा बात ना करना, किसी से ज़्यादा कुछ भी ना करना, बस अपने काम से काम रखना और अपना काम करके अपने कमरे में जाके एक कोने में शांति से सुकून से बैठ जाना। वहीं पर एक डॉक्टर उसके कंधे पर हिला के कहती, डॉक्टर वंशिका आप क्या सोच रही हैं? तब वो कहती, कुछ नहीं, वही कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रही थी। लेकिन इस वक्त आपको उन चीज़ों से बेहतर आपको नहीं लगता कि आपको ये ऑपरेशन कर लेना चाहिए, ये गोली निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसके 50% चांसेस हैं। आपको पता है कि आप कौन सा रिस्क ले रहे हैं। बरसों पहले भी तो यही रिस्क था मेरी लाइफ का। बरसों पहले भी मैंने ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में मैंने इसे देखा था, लेकिन तब शायद आपने उसे दिल पर गोली खाते हुए नहीं देखा था। हाँ, ये सच है, उसके दिल पर गोलियां नहीं लगी थी, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ ऐसी जगह पर थी जहाँ पर वो गोलियां लगी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि इसने अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अपना टास्क, अपना एवरीथिंग, लेकिन इस बीच में उस लड़की का क्या? कौन सी लड़की? वो जो बाहर कैंप के अंदर सांसों को, दिल को संभालने की कोशिश करी, उस लड़की का क्या? वो इसके बीच में ज़िंदगी में कैसे आई, इसके मिशन में कैसे आई, क्यों उसने इसे मिशन में लाया, क्यों? जब दूसरी तरफ बाहर सब लोग एक दूसरे के देखकर बात कर रहे थे, वहीं पर अभिषेक कहता, ऐसे कैसे वंशिका ये सब कर सकती है, कैसे वो जा सकती है? तो उसे मेरे डैड से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरा डैड जो हर वक्त ये कहता था तुम्हारे डैड को मारने में मेरा हाथ नहीं, लेकिन उन्हें क्लीन चेक करने के लिए उसने अक्सर टाइम मांगा था। अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे मेरे डैड को मैं खुद भी शक की नज़र से देखता था कि वाकई कहीं वंशिका ठीक तो नहीं कह रही, कि वंशिका सही तो नहीं कह रही, कि हो सकता है मेरे डैड ने भी उनका हाथ भी था उनकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए, वंशिका की फैमिली को ख़त्म करने के लिए। ऐसे वो नहीं जा सकती। वो ज़मीन पर बैठ के रोने लगता है। उसे माला संभालती, माला कहती रिलैक्स रख, कुछ नहीं होगा उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए। उसे हम तब से जानते, जब से हम लोग पैदा हुए हम एक दूसरे के साथ थे, सबसे हम एक दूसरे को जानते। जिस तरह हमारे डैड दोस्त थे उस तरह हम भी दोस्त थे। जिस कंडीशन में उसे मैंने आखिरी दफ़ा देखा था उस कंडीशन में मैं दोबारा देख रहा हूँ उसे, मौत के और ज़िंदगी के बीच में लड़ते हुए। उस टाइम तो उस बच गए, लेकिन उसकी यादें ख़त्म हो चुकी थी, उसकी यादें बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी, कुछ भी याद नहीं था। और पता है, मैं शुक्र अदा करता था कि सच्चाई उसे कुछ भी याद नहीं। वरना वंशिका राजपूत ऐसी लड़की है जो एक दफ़ा अगर उसे चोट लग जाए, चाहे वो किसी की गलती से लगे, उसे तब तक सजा नहीं देती, तब तक वो सुकून से नहीं बैठती। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया। मैं तो भूल भाल गया था, क्योंकि सुबह मैंने उसे धक्का दिया और मैं तो मस्त मलंग की तरह घूमने चला गया अपने दोस्त के साथ, क्योंकि मुझे घूमने जाना था। तब मैं जब वापस आया तो मैंने उसे कहा, हाय वंशी कैसी है? तो पता है उसने क्या किया, मुझे इतनी ज़ोर से पुश किया और मैं सीढ़ियों से गिर गया था। क्योंकि वो सीढ़ी की साइड में रुकी थी, खड़ी थी, क्योंकि मुझे अंदर जाना था। उस सीढ़ी के सामने बिल्कुल खड़ी थी। मैंने कहा, इसने इसे मुझे धक्का दिया, ये देख रही हो ये कट जो मेरे गले के नीचे लगी है, मुझे ये कट लग गया था। तो कहती, मैंने कहा तू पागल हो गई, ऐसे कैसे धक्का दे सकती है?
तब उसने पता मुझसे क्या जवाब दिया? उसने मुझे जवाब दिया, सुबह तुमने मुझे भी इसी तरह धक्का दिया था, मुझे लगी नहीं क्योंकि मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन कोई मुझे अगर मेरी गलती नहीं, तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं थोड़ी भूलूंगी। और तुम्हें सुबह बदला ले सकती थी, लेकिन क्या तुम दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चले गए थे। अब तुम आए हो तो मैंने अपना हिसाब किताब क्लियर कर दिया। ऐसी लड़की थी वो, और जब उसे ये चीज़ें याद नहीं थी तो मैं कहती अच्छा है, इस चीज़ से, इस गंदगी के दलदल से वो दूर है। लेकिन जैसे जैसे उसे याद आते रहा वैसे वैसे वो सब कुछ याद आ गया, जो चीज़ उसके साथ हुई, उसकी फैमिली के साथ हुई। फिर जब उसने अपनी डैड की दुनिया में कदम रखने का सोचा, उसने हम सबको बताया, याद है तुम्हें? हम सब बैठे थे, काम कर रहे थे, तो उसने कहा था मैं जा रही हूँ। तो मेरा अंत वो कहाँ जा रही है, वो उस पल को याद करती है जब एक बहुत खूबसूरत ऑफिस में सबके सब बैठे थे, अपना काम कर रहे थे। ये एक मीटिंग रूम जहाँ पर सब काम कर रहे थे, एवरीवन। और किसी के सामने एक फाइल थी और बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। वहीं पर वंशिका की एंट्री होती थी, वंशिका की एंट्री होती है। तो वंशिका के हाथ में एक बैग था और आंखों पे ग्लासेस, उसने बिल्कुल 3 पीस पहनी थी। तो जब वो आई तो सब उसकी तरफ देखने लगे, कोई कुछ खेल पूछ नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहे थे। तब वंशिका के मुंह से ये निकला सिर्फ इतना, मैं जा रही हूँ। तब सब कहते अच्छा कहाँ जाने के प्लान है हम सबका, बताओ तो सही। मैं किसी को नहीं लेके जा रही, मैं खुद जा रही हूँ। उस टाइम तुम सब में से कोई उसकी दोस्त नहीं थी, मैं था, मैं प्लस मैं अकेले, उसको ही दोस्त नहीं था। हम सब भी मिले, इस मिशन में मिले, जब इस दलदल में उतरी थी तब हम सब एक दूसरे से मिले थे। तो मैंने कहा अच्छा तू कहाँ जा रही है भाई? वहाँ पर छोटे हम 5-6 लोग थे जो अपने काम कर रहे थे, मैंने उन्हें बाहर भेज दिया, मैं सिर्फ अकेले सामने, क्योंकि मैं उसके साथ ज़्यादातर रहता था। तो मैंने कहा कहाँ जाने की बात हो रही? मैं मुंबई जा रहा हूँ। अच्छा मुंबई में कोई बिजनेस करने की इरादा है क्या? तुमने तो बताया नहीं कोई बिजनेस वगैरह वहाँ करेगी। नहीं, मेरे डैड को तुम शायद जानते थे। हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वहाँ पर मेरे डैड भी बैठे थे। तो मुझे मेरी फैमिली के कातिलों तक पहुँचना है। तब फर्स्ट टाइम मेरे डैड के मुंह से निकला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या क्या मेहनतें की और तुम मेरी सारी मेहनतों को भूलना मत। मैंने आपसे कहा था मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, क्योंकि मुझे आप पर शक है। अगर मुझे पता चला कि आपने का हाथ भी मेरे डैड के कत्ल में है तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, आपको भी वैसी ही दर्दनाक मौत दूंगी जैसी दर्दनाक मौत मेरी फैमिली को मिली थी। मेरे सामने मेरे डैड को धमकी दे रही थी और मैं उसके सामने जाकर कुछ कहने ही वाला था तो कहती देख तू मेरा दोस्त है, तुम्हारा डैड मेरे दोस्त, पापा के दोस्त थे, लेकिन सब कुछ तो इनके सामने हुआ था, तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं उन लोगों को, हमें बचा के क्यों वहाँ से निकल गए थे, क्यों इतने साल तक हमें छुप छुपा के रखा था। अब मैं इतनी मजबूत हूँ, इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी फैमिली का बदला ले सकती हूँ। मैं वो डरी सहमी बच्ची नहीं हूँ जिसकी गोली खाकर जिसने अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। अब मैं वो मजबूत लड़की बन चुकी हूँ। और तुम वहाँ जाकर करोगी क्या? तख्त, मेरे डैड का वो तख्त जिसके लिए उन्हें मारा गया था, अब वो तख्त पर मेरा नाम है। वो एक फाइल हम सब हमारे सामने रखती है। हम जैसे जैसे फाइल पढ़ रहे थे वैसे में से घूर के वंशिका को देख रही थी। वंशिका ने अपनी सारी एवरीथिंग, इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाली। कैसे हम हैरान थे। मेरे डैड ने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँची? जी आप बताना नहीं चाहते थे, छुपाना चाहते थे। जब मुझे याद आया कि मैं कौन थी, कहाँ थी, कैसे थी, मैंने हर चीज़ का A to Z पता लगा दिया, एवरीथिंग। और ये पता लगाते हुए मुझे ये पता चला है कि मेरे डैड को अब भी मेरे डैड का नाम इस्तेमाल में है। उनका नाम छोड़ो, मेरा नाम भी इस्तेमाल में है कि मैं वंशिका राजपूत, राजपूत की बेटी, माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, उस कारोबार को आगे बढ़ा रहे जो कारोबार उसके डैड ने स्टार्ट किए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ बैठकर अपना बिजनेस संभाल रही हूँ। इतना बड़ा मेरा एम्पायर बना चुकी हूँ कि उसे देखने के लोगों की आंखें ऊपर उठती है, झुकती नहीं है, नज़र उठा के मेरी इस कंपनी को देखते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कंपनी एक झूठ की बुनियाद पे बनाई है।
लोगों को गलत दिखाने के लिए बनाई होगी। अंदर से मैं इसके अंदर कोई और कारोबार कर रहा हूँ, कोई और चीज़ कर रहा हूँ, मैं माफिया की दुनिया चला रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे, अब मुझे ये चीज़ें अपने ऊपर से हटानी है। ये क्या करो जानने के लिए, तब उसका अंकल कहते मैं हम भी आ रहे हैं। आप नहीं आओगे, आऊँगा, क्योंकि जिस जगह तुम जा रहे हो ना वहाँ इंट्रोडक्शन मुझे तुम्हें कराना है। तुम कहाँ से जाके कहोगे कि तुम वंशिका राजपूत राजपूत की बेटी हो, अंडरवर्ल्ड डॉन राजपूत की बेटी हो। फिर इसके बाद हम मुंबई आए, फिर तुम लोगों से मिलना, तुम लोगों से अलग तरीके से मिलना होता रहा। तुमसे मिलना, तुम्हारी सिस्टर से मिलना, मुझे तुमसे प्यार होना, एवरीथिंग अलग से अलग हो रहा था। लेकिन हमारी ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब वंशिका की लाइफ में नैना आई। हम सब शॉक्ड हो गए थे। वंशिका ने आज तक किसी भी लड़की या प्लस लड़के को डेट नहीं किया था, उसके साथ रही नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। उसकी लाइफ का बस एक ही मकसद, अपनी फैमिली को इंसाफ देना, प्लस अपनी मॉम की खून का बदला लेना, बस इतना ही था। लेकिन जब उसकी लाइफ में नैना का इंटर होना, नैना को उसकी लाइफ में आना, जिस तरह से उसके डैड, नैना के डैड पर भी उसे शक था, क्योंकि उसकी वाइफ वो एक आईपीएस ऑफिसर थी और वो वंशिका राजपूत के डैड के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसके बारे में उन्हें पता चला था। तो एक क्लीन चेक उसे भी देना चाहिए था, लेकिन दे नहीं रही थी, जैसे कि मेरे डैड को। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो मैं सोचती हूँ इन दोनों की लाइफ का क्या, इन दोनों का क्या। नैना ने अपनी लाइफ को एक आईपीएस ऑफिसर की तरह जिया, लेकिन नैना वंशिका की ज़िंदगी बन गई। वो कहती नहीं है, वो कहती नहीं है कि उसे वंशिका से प्यार है, लेकिन वो करने लगी है प्यार। उसे उससे बात करनी चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसने उसके साथ गलत नहीं किया। उसने आज तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया माला, कुछ भी नहीं। हम सबके सामने तो सारी चीज़ें होती थी, हम सबके सामने, यहाँ तक कि हम कहते थे नैना से दूर रहो, तो कहती थी हाँ मैं तो दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी डिस्टिनी, ऊपर वाला हमें हर जगह में लाता है। एक दफ़ा हद तो ये हुई थी, हमने उससे कहा कि तुम नैना से पूरी तरह से बॉयकॉट करो, उसकी फ़ोन ना उठाओ, उससे बात ना करो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं टकराने लगते, टकराते टकराते उनके बीच में इतना सब कुछ हो गया। हम सब हैरान थे। उस नैना को मारने के लिए शेटियाना, एवरीथिंग इज़ नॉट राइट, बट हाँ इन्वॉल्व तो हो चुकी थी नैना इस लड़ाई के अंदर। अब जब फाइनल सब कुछ हो गया तो उसे नैना से बात करनी चाहिए। इस तरह से तो खुद को आज़ाद करके जाने की ज़रूरत नहीं। उसने अपनी कसम, अपना वादा निभा लिया तो बस चलते बनो, ऐसे नहीं, ऐसे हो जा नहीं सकती। ये कहकर वो रोने लगता है। वही दूसरी तरफ चांदनी भी अपना सर पकड़ के एक कोने में बैठी थी। उसे कामनी संभाल रही थी, कामनी की भी कंडीशन ठीक नहीं थी। बस वो कह रही थी ठीक कुछ नहीं होगा, इन दोनों को जीना है। वो कुछ नहीं कहती, बस सर झुका के बैठी रहती थी। वही दूसरी तरफ शाजिया जो वहाँ खड़ी थी, शाजिया को अचानक कहो या उस कंडीशन कहो, उससे पेन होने लगता है, डिलीवरी पेन, पेन जो दर्द स्टार्ट होता है, उसका वाटर बॉल, आप समझ रहे हो, प्रेग्नेंट इंसान जो होते हैं, जब उसका वाटर बॉल लीक होता है तो उससे यही पता चल जाता है बस बच्चे को इस दुनिया में आना है। तो सब हैरान। यहाँ एक कंडीशन ऐसी थी कि एक तरफ दो जिंदगी एक दूसरे के लिए अपने लिए लड़ नहीं रही, एक अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के दौराए पर थी, दूसरी अपनी ज़िंदगी को बचाने के दौराए पे। अब ये तीसरी ज़िंदगी आने की ख्वाहिश, इस दुनिया में अपनी आँखें खोलने की ख्वाहिश रख रही थी। तब उसे जिस तरह दर्द होता है वो चीख कर ज़मीन पर गिर जाती है, और सब लोग जो अपने गम अपनी तकलीफ में खड़े थे वो सब एक साथ भाग के शाजिया के पास आते। शाजिया से कहते कि क्या हुआ, तो शाजिया कहती मैं, मेरी तबीयत। तब माला की नज़र नीचे देखती है, माला देखती है कि नीचे, मतलब वो जो गिरी थी नीचे साइड सारा गीला गीला, तो समझ जाती हो, कहती डॉक्टर को बुलाओ। तो वो कहती है डॉक्टर यहाँ पर सारे जेंट्स डॉक्टर हैं, एक काम करो वंशिका दी को बुलाओ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अभिषेक कहता वो ऑपरेशन कर रही है नैना का, वो ऑपरेशन कर चुकी होगी मुझे पता है, वो इंतज़ार कर रही है कि नैना, वो माफिया क्वीन वंशिका का ऑपरेशन कर चुकी है, वो इंतज़ार करिए कि वो होश में आए, उसके लिए उसे होश में लाना है। लेकिन इस वक्त इसका भी ज़रूरी है, इसे भी हमारे डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़। तो हम इसे क्या करें, ये इस वैन में डाल दो, उसे ले जाकर वो उस गाड़ी में डाल दीजिए जिस गाड़ी में बहुत से लोग पहले से मौजूद थे, उसे उन लोगों को
वो उसे उठा के गाड़ी की तरफ लेके जा रहे थे, तब माला कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उसकी डिलीवरी का टाइम है, तुम गाड़ी के अंदर कहाँ घुसा रही हो? तो क्या करें, दूसरा कैंप बना चुके, वहाँ ले चलो। ये कहकर उसी दूसरे कैंप पे लेके चलते, तो वहाँ पर माला प्लस चांदनी और कामनी थे। तो सब लोग एक साथ करते कह रहे थे करना क्या है, इंतज़ार, किसी को डॉक्टर को बुलाओ, किसी भी डॉक्टर को। तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। उनको से देख कर कहती तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब चांदनी की नज़र उसे देख कर वो खड़ी हो जाती, उसे देख कर कहती तुम यहाँ, मेरी ज़रूरत थी क्या तुम्हें? ऑफकोर्स अंदर आओ, ये कहकर उसे खींच कर अंदर लाती हूँ। कहती ये देखो, रुको देखती हूँ। ये देख कर वो कहती लेबर प्रिंट। हाँ तो क्या मतलब लेबर पेंट? इनको टाइम है, इनको बच्चा पैदा करने का टाइम है। देखो, एक प्रेगनेंसी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती। अगर अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा कर सकते, मतलब बच्चे पेट में डाल सकते हो, लेकिन इसके पैदा करने की सारा निज़ाम ऊपर वालों का होता है। ऊपर जो बेटा वो सारा चीज़ देखता है। अब इसका वाटर लीक हो चुका है और पानी लीक होने की वजह से अब हमें इसको डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं कुछ करती हूँ। ये कौन है? ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर वंशिका दी के साथ ये काम करती है। हाँ, मैं वंशिका के साथ काम करती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, वो हमारी दी है तो तू छोड़ ना, तुझे क्या लगा रखा है, मुझे देखने दे। ये कहकर वो झुक जाती है और जब देखती कहती अब 100% शी इज़ क्रिएट टू बेबी। तो हम क्या करें? तुम लोग क्या करोगे? बस उन्हें संभालो, उन्हें कहो रिलैक्स रहे, ज़्यादा खुद को परेशान ना करें। उनके बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। प्लीज़ चांदनी, इनसे कहो। तुम भी तो कह सकती है। तब वो सर उठा कर सिर्फ इतना कहती देखिए, मैं आपको बारे में सब जानती हूँ, आपको इस बच्चे की कितना इंतज़ार था ये सब जानते हैं हम सब, लेकिन अगर आपने अपनी हिम्मत छोड़ी ना तो आप अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पाएंगे। इसलिए आई नो हम सब के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है कि वंशिका को इस कंडीशन में देखने की ख्वाहिश किसी को भी नहीं थी। हम में से किसी को भी वंशिका को मौत और ज़िंदगी में देखने की दोबारा से ख्वाहिश नहीं थी, खासकर उसकी सिस्टर को। लेकिन हम कर रहे हैं कोशिश, हम अपना 100% कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वंशिका को कुछ ना हो। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से करते रहेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ आप हैं, एक तरफ नैना है, दूसरी तरफ वंशिका खुद। वंशिका ने अपना काम करके वो जाना चाहती है, लेकिन हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे ठीक होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें अब भी अधूरी हैं उसके बिना, उसे वो कंप्लीट करनी है। इस तरह से तो मैदान से नहीं जा सकती, उसे अपनी आंखों से उस चीज़ को देखना है जिस चीज़ के लिए सब कुछ कर चुकी है, अपने डैड के लिए, अपनी मॉम के लिए। अब उसे वो चीज़ें देखनी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर अब भी उस जगह पर जहाँ पर नैना ने वंशिका का हाथ कस के पकड़ा था, वंशिका उससे कह रही थी मुझे जाने दो यार, मुझे जाना है। तुम्हें पता है मेरी मॉम, मेरी सिस्टर मेरा इंतज़ार कर रही है, उन्हें देखना, उनसे बात करना। बरसों से मैंने उनसे बात नहीं की, बरसों से मैंने उनके साथ गई नहीं हूँ। बस मुझे जाने दो, इस कदर जाने दो कि हम ज़िंदगी कहाँ ना दोबारा जब मैं जन्म लूँगा ना, आई प्रॉमिस लड़की बन के तुम्हारे साथ प्यार भी करूँगा और तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा। पर तुम जा नहीं सकती, मैं कह रही हूँ मैं भी चलूँगी। और मैंने भी तुमसे कहा ना अगर तुम चली तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम्हारी मॉम जो अभी इस वक्त ज़िंदगी के बीच में आई है, उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी देखभाल करो। इतने साल मैंने तुम्हारी मॉम की देखभाल की है। हाँ, मशीनों में थी लेकिन देखभाल मैंने की है, संभाल के रखा था उसे, या शायद मैंने खुद के फ़ायदे के लिए उन्हें संभाल के रखा था। उन्हें कुछ ना हो इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा था कि मुझे उनसे बहुत सी चीज़ें निकलवानी थी। मेरी मॉम डैड के बारे में, वो मेरे मॉम डैड को कैसे जानते हैं, उन सब के बारे में। और जब पता चला तो अच्छा लगा। तुम्हारे डैड तक मेरी प्रॉब्लम ये थी, तुम तक नहीं। मेरे इस लड़ाई में तुम्हारा कोई नाम निशान नहीं था नैना, कोई भी नहीं। लेकिन तुम आई मेरी ज़िंदगी में और तुम्हारे साथ जितने भी पल, जितने भी लम्हे, जितने भी रातें मैंने गुजारी है, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत, सबसे इम्पोर्टेंट लम्हे और रातें थी। तुम्हारे साथ मैं जी रही थी, तुम्हारे साथ मैं सब कुछ कर रही थी। अपनी इस लाइफ को छोड़ के, अपना मेरा जो लाइफ था उसे छोड़ के मैं तुम्हारे साथ थी
और तुम्हारी तरह से जीना चाहती थी, तुम्हारी तरह से रह रही थी मैं, और मैं इससे बहुत खुश थी। अब ना बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ यार, मैं सब कुछ से थक गई हूँ। मुझे पता है अगर मैं ठीक हो गई ना तो सबसे पहले हथकड़ी तुम मेरे हाथों में लगाने के लिए आओगी, क्योंकि तुम्हें अपना फ़र्ज़ भी तो पूरा करना है। और हाँ, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। उसका एक हाथ छोड़कर बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों से एक हाथ निकाल कर उसे सैल्यूट करती है वंशिका। उसे कहती मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ, तुमने बिल्कुल बाखूबी दो चीज़ें की हैं। एक अपने पापा की बिजनेस को भी संभाला है, दूसरा अपनी इस आईपीएस ऑफिसर लाइफ को भी जिया है। और जिस तरह तुम्हें मेरी वजह से अपने डेट के सामने आना पड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारी डेट तुम्हें देखे और तुम्हें वो काम करते हुए देखे जो तुम करना चाहती, जो तुम्हारी ख्वाहिश थी, जो तुम्हारी मोम की ख्वाहिश थी अपनी बेटी को बनाने की। और तुम बनी भी अपनी मोम के लिए, लेकिन तुम्हारा खुद का भी एक लक्ष्य था, ये था कि तुम्हारी ड्रीम, तुम्हें क्या बनना था और तुम बन गई। अब तुम्हें जीना है, तुम्हें जाना होगा वो नैना। तुम्हारे मोम डैड सब तुम्हारा इंतज़ार करें, यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्त कामनी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। और मैं कह रही हूँ ना, आई प्रॉमिस, मैं दोबारा जन्म लूँगी। तब तक तुम बूढ़ी हो जाना, जब तुम मर जाओगी तब तुम्हारे साथ फिर दोबारा, अगर इस दुनिया में नहीं तो ऊपर वाले की दुनिया में हम ज़रूर मिलेंगे। वादा करती हूँ तुमसे, ज़िंदगी में पहली बार जो वादा किया है वो अजीब वादा नहीं था। आज मैंने दो वादे किए खुद से। एक वादा अपनी मोम को, कातिल को मौत के घाट उतारना। दूसरा वादा, एक वादा तो मैंने मोम के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। दूसरा, मेरे डेट पर जो लगे इंजाम जो लगे उन पर कानूनी कार्रवाई के कागजात उन्हें हटाना था। उन पर जो केसेस लगे थे वो सारी चीज़ें हटानी थी। अब मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मेरे लिए तो सब कुछ सही है। और मैं कहाँ थी इसमें? तुम और बेड से बैठ जाती उसके सामने और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ती। तुम वाकई मेरी ज़िंदगी में थी नहीं यार, बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य, एक ही चीज़, अपनी फैमिली का इंसाम दिलाना। मेरे मोम को जिस तरह से जिस बेदर्दी से मारा गया था ना, उस चीज़ का बदला लेना। वहाँ बदला लिया, बेदर्दी से लिया, लोगों को मार के लिया, सब किया। लेकिन हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आई अचानक आई। फर्स्ट टाइम जब तुम्हें देखा, जब तुम्हारे डैड से सुना कि तो उनकी बेटी आने वाली है, मैंने सोचा पता नहीं क्या। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, जिस शॉर्ट कपड़ों में देखा, जिस तरह तुम अपने डैड से लड़ रही थी, वो मुझे अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर इसके बाद हम लोगों की लड़ाई, फिर हम लोग कभी बात किए नहीं थे, हम लोगों ने कभी बात एक दूसरे से की नहीं, तब भी नहीं। और जब से तुम्हें मेरा सच पता चला, तुम मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। तुम्हारे लिए मैंने साड़ी पहना था फर्स्ट टाइम, वो भी अपनी सब कुछ और कर सब चीज़ उठाकर एक चीज़ की थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उस पर भी मेरा ध्यान नहीं दिया। हाँ, सारे लोग तो तुम पर मरने के लिए तैयार थे। देखो तुम लड़ाई करने फिर से स्टार्ट कर रही हो। इस वक्त सीरियस टॉक हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जाओ नैना जाओ। ये कहकर उसका हाथ छुड़ाती है और उसे धक्का देती है पानी के अंदर जो झील थी, जिस साइड पे लोग बैठे थे, उस झील के अंदर उसे धक्का देती है। जैसे ही धक्का देती है, एक पल के लिए नैना की सांसें बंद, फिर दूसरे पल के लिए नैना की एक गहरी सांस लेकर नैना की आंखें खुल जाती हैं। और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, उस कैंप के अंदर तो सबके दिल में सुकून आता। जो वहाँ जितने भी डॉक्टर, 3 डॉक्टर उसके सर के ऊपर सर के पास खड़े थे, वो सब देखकर ये सुकून की सांसें लेती है। और उसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं, जैसे उसे पानी में धक्का देती, उस कैंप के अंदर ही उसकी आंखें खुल जाती। जैसे उसकी आंखें खुलती, वहाँ पर डॉक्टर सुकून की सांस लेते और डॉक्टर से कहते, यू आर ओके मैम यू ओके। एक पल के लिए नैना को समझ नहीं आ रहा तो कहाँ थी। वो अपनी चारों तरफ देखती और वो अपना हाथ उठा के अपने चेहरे को छूने की कोशिश करती। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती थी। हाँ, वो एक सपना था। और जैसे आंखें बंद करती है, उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जिस कंडीशन में वो बेहोश होती है, वो डॉक्टरों के लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तब सारे डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देख कर कहते, शी इज़ ऑलराइट, ये बिल्कुल ठीक है, अब इसकी कंडीशन ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर शाजिया की कंडीशन थोड़ी सी, अब जब बच्चा पैदा कर रहे हो तो थोड़ी सी तो कंडीशन कैसी होगी, ये तो जो माँ बन चुके उन्हें पता होगा।
तो वो आराम आराम से जिस तरह से वो कर रही थी, जिस तरह से उसको तकलीफ़ हो रही थी, उसकी तकलीफ़ देखकर वहाँ पर खड़े चांदनी प्लस कामनी, चांदनी अपनी बहन को कहती है माला को, तुम बाहर जाओ, तू देख नहीं पा रही है, तू बाहर जा। तो कहती है नहीं, मुझे भी तो एक वक्त में ये चीज़ें करनी पड़ेगी ना, तो मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू भी थे लेकिन चेहरे पर खुशी, लेकिन इनकी खुशी में थोड़ी सी तकलीफ थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही यहाँ पर ये ज़िंदगी, एक नहीं दो जिंदगियाँ, तो माला शॉक हो जाती है। वो कहती कि एक मिनट, ये तो ट्विंस है, तुझे पता है तुम ट्विंस? तब उसके चेहरे पर एक स्माइल आती। शाहज़ाद इतने दर्द, इतनी तकलीफ के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आती। वो कहती है सरप्राइज तुम लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। तो सब उसे देखते हैं, तो बच्चे जैसे ही पैदा होते बच्चे रोना स्टार्ट कर देते। रोते हुए वो बाहर के लोगों को बता रहे हैं कि हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ अभिषेक प्लस उसके बच्चों का बाप अनवर खड़ा था। उनकी आंखों में आंसू से अनवर उसी वक्त उसी पल ज़मीन पर झुक के अपने उस खुदा के शुक्र अदा करने के लिए सजदा करने लगा था, जिससे इतनी बड़ी नेमत से उसे नवाजा, उसे वो दोनों नेमतें दिए जिसकी ज़रूरत उसे हमेशा थी। औलाद, औलाद किसी के लाइफ को खुशियाँ भर देती है, औलाद किसी की लाइफ को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। उन लोगों के लिए ज़्यादा जिन्होंने कई साल से अपने औलाद के लिए इंतज़ार किया, उनमें से थी शाज़िया और अनवर। उनकी लाइफ में ये खुशियाँ बहुत मुश्किल और बहुत भी महत्वपूर्ण रखता था, बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत मुश्किल से ये खुशियाँ मिली थी। एक दफ़ा उनकी खुशियाँ उनके को आते ही आते रह चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा वो बुरकिल खुश थी। तब अभिषेक उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है मुबारक हो, तू बाप बन गया है यार। तो वो कहता है थैंक यू सो मच, मैं खुश हूँ, मेरी बीबी माँ बन गई। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से वंशिका सर झुका के बाहर निकलती है। जब वंशिका को निकलते देखकर सब उसकी तरफ भागते। कौन? अनवर प्लस अभिषेक उसकी तरफ आके कहते दी क्या हुआ, वंशिका ठीक है? उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे और वहीं पर ज़मीन पर बैठ के रोने लगती है। बहुत फूट फूट के रोती है, इतनी ज़्यादा रोती है वहाँ खड़े अभिषेक और प्लस अनवर भी शौक हो जाते। अंदर जहाँ पर खुशियाँ चल रही थी, खुशियों का माहौल था कि कि शाज़िया को 2 ट्विंस हुए। तो माला उसकी तरफ आके कहती तू ठीक है? तो एक लंबी सांस लेके कहती वंशिका। बस शाज़िया के मुंह से सिर्फ इतना निकलता है। वो अपनी दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी में सिर्फ एक इंसान को याद कर रही थी, वंशिका। सब के सब वंशिका के बारे में उन्हें अब याद आता है कि वंशिका, और सब के सब बाहर निकलते। लेकिन जब बाहर निकल के बाहर की कंडीशन देखते वो एक पल के लिए रुक जाते हैं, उनके सब की कदम रुक जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वंशिका का नाम सुनते ही माला प्लस चांदनी प्लस कामनी सब के सब बाहर निकलते हैं। लेकिन जब बाहर का नज़ारा देखते हैं, एक पल के लिए उनके कदम उस कैंप के अंदर, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, फिर भी वो रुकते नहीं, बाहर निकल जाते। क्योंकि इस वक्त जिस कंडीशन में शाज़िया है उसके लिए ये शौक इम्पॉसिबल था। इसलिए सबके सब तीनों एक साथ बाहर निकलते और कैंप का जो दरवाज़ा था उसे बंद कर देते। चांदनी सिर्फ इतना कहती उस लड़की से जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, उसे कहती है शाज़िया का ख्याल रखो, बस ये कहकर वो बाहर निकल आती। जब बाहर आके वो पूरी तरह से अब उस खेमे से बाहर थे, तब वो बाहर आराम आराम से कदम बढ़ाते हुए वंशिका की सिस्टर वंशिका सीनियर के पास आके रुक जाते हो। कहते दी, चांदनी की आवाज़ निकलती है, दी वंशिका कैसी है? तब वो कुछ कहती नहीं, वही बहुत ज़ोर से रो रही थी। तो वो भाग के अंदर जाती, अंदर चांदनी सबसे पहले भाग कर उस एम्बुलेंस के अंदर जाती जिस एम्बुलेंस के अंदर वंशिका का ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन जब अंदर जाके देखती चारों तरफ, वहाँ पर वंशिका के चेहरे पर कपड़ा था और उसके दिल की धड़कन की मशीन बिल्कुल 0% दिखा रही थी। दिल 0, ब्लड प्रेशर 0, सब कुछ 0। तो वो पीछे हट जाती है और उस एम्बुलेंस से जैसे ही कदम पीछे निकलती है वो गिर जाती है ज़मीन पर, और जैसे ही गिरती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जो नैना टक्कर थी उसकी भी आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखें खुलती है। वहाँ पर पहुँच जाते हैं नैना टक्कर के फादर
प्लस मॉम डैड भी पहुंच जाते उस जगह पर जिस जगह पर ये सब कुछ हो चुका था। न्यूज़ में अब ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि इस तरह से वहाँ पे क्वीन वंशिका ने अपने डैड के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, इतना लंबा, ये सारी चीज़ें एवरीथिंग न्यूज़ में दिखाई दी जा रही है। और न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि वंशिका राजपूत को गोली लगने से उसकी डेथ हो चुकी है। और ये केस कल अदालत में जो केस जो उसके डैड के ऊपर थी वो उसकी सुनवाई थी, क्योंकि उसने अपने डैड के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी, यानी कि एक केस दायर किया था जिसकी सुनवाई कल होने वाली थी। लेकिन अब सारी सुनवाई तो हो जाएगी, लेकिन वंशिका राजपूत उसका क्या, वो कहाँ है? जब नैना ये सुनती, नैना रोने की आवाज़ सुनकर नैना अपने कदमों को बहुत बहा मुश्किल घसीटते घसीटते बाहर लाती है। और बाहर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए वो भी शौक हो जाती है। उसके भी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करें, वो क्या कर सकती है। यही से आज माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन जब वो नैना जब अंदर जाती है तो नैना जब अंदर जाती है वो देखती है कि मशीनों के ज़रिए सब कुछ बंद, एवरीथिंग इज़ डेथ, कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसी एम्बुलेंस के सामने वो ज़मीन पर बैठ जाती है। वो अंदर का नज़ारा देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक कतरा भी आंसू नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं, बस खामोश, बस खामोशी, ना रोना ना चीखना, कुछ भी नहीं। शायद उसने नैना ने जो समझा, शायद वंशिका ने जो समझाना था वो समझा चुकी थी, वंशिका ने जो उसे बताया वो उसे समझ चुकी थी। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। रात के 5 बजे मैं शादी से आकर रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ डिस्टर्ब हो रही है, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई नो आप लोगों को माफिया क्वीन वंशिका का इंतज़ार है, मुझे भी माफिया क्वीन वंशिका को अपलोड करना है, लेकिन मैं चाहती थी मैं अपने उस चैनल पर करूँ जिस चैनल पर मेरी ये स्टोरी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की खातिर आज ये स्टोरी अपलोड की। और भी करना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं है। आज जुम्मतुल मुबारक है तो जुम्मा की तैयारी भी तो हमें करनी है। अब तो नींद तो नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, नींद तो नहीं आ रही है, अब काम करती हूँ। ओके गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।